उसने मेरा खाना रख दिया हो तो चलो। अच्छा, जो टेस्ट का क्वेश्चन था, चैप्टर कौन सा था? FOH। लाए जरा क्वेश्चन पेपर टेस्ट का, है आपके पास? और टीए को भेजे जरा या उन्हें, हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है जी जनाब। क्वेश्चन नंबर 2 में मसाइल हैं जनाब। वो कहते हैं ये जो घर से पढ़े उन्होंने टेस्ट दिया है, जो घर से पढ़े इन्होंने टेस्ट दिया है। हसन इकबाल ने दिया है, शाहिर ने। सर क्वेश्चन 2 में मसला है, वो मैं बता देता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दें पहले। तुसी अगो मसला दस रहे हो मनु। हमजा साहब जी। शाहिर उमर, सर मैंने मंडे को देना है बिकॉज मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा चलो, मर्जी आपकी, ठीक है। लेकिन अब फिर आप क्या नाम है, अभी आप 15 मिनट बाद फिर ज्वाइन करें, ताकि फिर आप हमारी डिस्कशन सुन लेंगे। तो फिर हम तो टेस्ट नहीं ना दे पाएंगे। आप 15 मिनट बाद ज्वाइन करें। सर मैंने फिजिकली दिया है। अच्छा, तो फिर क्लास में नहीं आए जी? फिजिकली दिया है, हाँ जी। आपने टेस्ट दिया? दोनों ने टेस्ट नहीं दिया? आज फिर इजाजत नहीं है क्लास में बैठने की। जिसने टेस्ट नहीं दिया जाओ दे के आओ, दो जाके। विदाउट टेस्ट यू कैन नॉट एंटर इन द क्लास। ऑनलाइन पढ़ो पावे। इन्होंने क्यों नहीं दिया यार? इनको अपने साथ रखो, ये बहुत ढीला आदमी है। क्यों क्यों नहीं दिया इसने टेस्ट? है 12 बजे का आया हुआ है। नहीं पता, कल अनाउंस नहीं हुआ था? यार इसको समझा भी यार, उसे को एक्टिव हो थोड़ा सा। सिद्दीक अब यार, वो जो आज टेस्ट हुआ है ना, टेस्ट, अच्छा ये वही है पुराना FOH का? ठीक है, लेकिन आइंदा थोड़ा सा ना डिस्कस कर लिया करना, थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। ये ना हो ना ये पहले उनसे लेके कर लें और बाद में। और दूसरा वो मैं ढूंढ रहा था कि ये देखो, अब मेरा दिमाग चला है ना, अब ये WhatsApp इस पे खुला है, हालांकि मोबाइल नहीं है मेरे पास। दिमाग जब ना चल रहा हो ना तो बंदा बहुत परेशान होता है। बिल्कुल आया होगा, सोल्यूशन भी आया है, वो भी आया होगा। वो आपका मैसेज भी आया जो आपने मुझे अभी दिखाया था। वो नंबर भी ले लिया? ले लिया ना सर से? हाँ, वो मुझे WhatsApp कर दो। अच्छा, FOH का टेस्ट किधर है? ये पढ़ा क्विज 2 है जो आज है। चलो बस ठीक है, खुद बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये ऑफिस बॉय बाहर बैठा हुआ है, उन्हें को सर अभी नमाज की ब्रेक देंगे तो फिर खाना खाएंगे। मैंने खाना खाना था तो मेडिसिन भी लेनी थी, वो नहीं ली। तो मैं कर लेता हूँ, आज सारा काम उल्ट पुल्ट हो गया है, सारी रूटीन। ठीक है, तो कोई नहीं करता। मैं अभी आया जवान। किसने किसने टेस्ट नहीं दिया? आप दोनों ने दिया है? हाँ इन्होंने दिया है, बच्ची ने। ये तो बीमार थी वैसे, वो कह रही है। लेकिन चलो अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने भी दिया है? अच्छा चलो भी, चलो आ जाओ जरा टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन में वो कहता है टेस्ट को उसी दिन डिस्कस कर लें, और आप आइंदा से, मैंने बताया था आपको, आपने अपने टेस्ट की पिक्चर ले लेनी है। कहा था पिक्चर ले लेना, ताकि आप जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जाओ यार ले आओ पिक्चर, वो पिक्चर ले आओ, खींचाओ अपने, ताकि आपको अपनी गलती पता है। बस ठीक है, पता है तो। लेकिन आइंदा से ऐसे करना है बेटा, पिक्चर ले लेनी है, क्योंकि अभी आपको याद नहीं है ना मैंने क्या किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है जी, आप ले आए अपने मोबाइल पे, ले आए पिक्चर, ताकि आपके सामने सोल्यूशन हो मैंने क्या किया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 में मसला है ना ज्यादा बच्चों का, 1 में नहीं है। इन्होंने सोल्यूशन दिया आपको? अभी नहीं दिया। आज शाम को सोल्यूशन भी मिल जाएगा WhatsApp पे आपको।
तो वो आप डेफिनेटली उससे भी कर लेंगे, लेकिन मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, वो जरा मसाइल और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं रीड शुरू करता हूँ। क्वेश्चन में वो कहता है कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। आपने ओवरहेड के क्या निकालने हैं, एब्जॉर्प्शन रेट्स निकालने हैं। तो पहली तो बात है, एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का होता है। कौन से डिपार्टमेंट्स का है? इस सवाल को अगर आप देखें तो इसमें ये दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और ये दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो रेट कौन से डिपार्टमेंट्स का होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। पूरे साल का रेट निकालना है तो डेटा उसने क्या दिया है, कहता है सिल्वर लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स बजट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। Company has two production departments, that is Department L and Department M. दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, विच आर स्टोर रूम एंड कैंटीन। कंपनी के दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो सर्विस डिपार्टमेंट है। एस्टिमेटेड कॉस्ट दी हुई है, हाँ जी मिल गया जी, एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको दी हुई है। तो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, दो सर्विस हैं। सबसे पहला एक्सपेंस है फैक्ट्री रेंट, तो ये नीचे बेसिस दी हुई है, तो मैं यहाँ नंबरिंग कर लेता हूँ जरा। तो जो फैक्ट्री रेंट है ये बेस नंबर 1 की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एरिया की बेस पे ही किया आपने भी। नेक्स्ट, फैक्ट्री प्रेमिसेस की इंश्योरेंस, प्रेमिसेस भी बिल्डिंग को ही कहते हैं, तो ये भी एरिया की बेस पे, फ्लोर एरिया। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को, वैल्यू ऑफ मशीन। बाकी अब कैलकुलेटर से वो गलती हुई है तो वो एक अलग बात है, कॉन्सेप्ट की गलती नहीं होनी चाहिए। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी की बेस भी वैल्यू ऑफ मशीन है। सिक्योरिटी कॉस्ट है, फैक्ट्री की सिक्योरिटी कॉस्ट है प्रेमिसेस की, तो ये भी फ्लोर एरिया। सुपरवाइजर की सैलरी, तो इसके लिए ये नीचे नंबर ऑफ सुपरवाइजर दिए हुए थे, सुन लें हैं जी, बिल सुन लें। सुपरवाइजर का काम एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करना है। अगर इसकी अपनी डायरेक्ट बेस दी हुई है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अब सेकेंडरी कमजोर बेस है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि इसकी सीधी अपनी बेस दी हुई है ना, तो इसका मतलब है सारी बेसिस वहां पे नहीं होगी, वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रेफर्ड थी, लेकिन सवाल के मुताबिक भी थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तब बेस होगी जब नंबर ऑफ सुपरवाइजर ना दिए हो। अब इस तरह तो मैं बहुत सी चीजों का दे दूंगा, मसलन मैं यहाँ पे आपको दे दूं मिसाल के तौर पर, ऊपर मैं दे दूं फैक्ट्री रेंट और नीचे दे दूं फैक्ट्री रेंट की परसेंटेज के इस परसेंटेज से तोड़ना है, और एरिया भी दे दूं, तो फिर आपने एरिया को छोड़ के परसेंटेज को, वो बाज दफा सवाल को थोड़ा बहुत सिचुएशन के मुताबिक चेंज करना होता है, अंधाधुंध रट्टा नहीं लगाना। नो डाउट, नो डाउट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सुपरवाइजर की बेस थी, बट यहाँ पे नंबर ऑफ सुपरवाइजर उसकी डायरेक्ट बेस आ गई है। अब हमें अपनी तरफ से वो वाली बेस थी जो सेकेंडरी बन जाएगी अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर ये ना दिए होते, अगर ना दिए होते नंबर ऑफ, फिर डेफिनेटली मैंने भी कहना था नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। यही तो धोखा दिया मैंने कि थोड़ी सी अपनी अकल भी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही। अब मसलन नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स ना दिए होते, देन मैंने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे जाना था। जब उसने आपको नंबर ऑफ सुपरवाइजर दिए तो ये ज्यादा रियलिस्टिक बेस है। ठीक है, और वैसे भी मुझे बताओ, कॉमन थोड़ी सी यहाँ सवाल के साथ स्टोरी देखो, सवाल पे भी देखते हैं। सुपरवाइजर का काम एम्प्लॉइज को चेक करना है कि वो कहीं सही काम कर रहे हैं प्रोडक्ट पे कि नहीं कर रहे। और अगर आप ये वाले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखो तो इसका मतलब है स्टोर रूम और कैंटीन के लिए भी सुपरवाइजर चाहिए। सुपरवाइजर में ज्यादा चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए ज्यादातर।
इसीलिए देखो इधर नंबर ऑफ सुपरवाइजर नजर आ रहे हैं, इधर सुपरवाइजर नहीं है। समझ आ रही है? तभी उसने ये नंबर ऑफ सुपरवाइजर की अलहदा बेस दी है, क्योंकि असल में सुपरवाइजर की ज्यादा जरूरत कौन से डिपार्टमेंट्स में होती है? प्रोडक्शन में। सर्विस में सुपरवाइजर की ज्यादा जरूरत नहीं होती होगी, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है, ये भी एक लॉजिक है। बाकी अगर किसी चीज की स्ट्रेट, हाँ जी सर ये पास पेपर का क्वेश्चन है, नहीं ये पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा सेल्फ क्रिएटेड है, सेल्फ क्रिएटेड है। हाँ एसीसीए का कह सकते हैं आप इसे। अजान हो रही है, 1 मिनट दे दें। और ये गलती से सारा सवाल नहीं कटता, टेंशन ना ली इतनी। तो आइंदा के लिए बेस लिख दो उस पर, चलो तुम रट्टा लगा दो। लेकिन अगली दफा कोई और होगी, अवेलेबल डाटा क्यों लगे चलते हैं। कोई ना, अच्छा जी अगला क्या है? स्टोर रूम एक्सपेंस। क्या दिया हुआ है? इसको करने के, डील करने के दो तरीके, इसको डील करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, क्योंकि स्टोर रूम एक डिपार्टमेंट के तौर पे आ रहा है, तो ये एक्सपेंस उठा के सारे का सारा स्टोर रूम की हेडिंग के नीचे लिख दो। तरीका नंबर 1, इसको डिवाइड ना करें, क्योंकि स्टोर रूम के नाम से एक अलग डिपार्टमेंट नजर आ रहा है। बाद में हम जब स्टोर रूम को जीरो करेंगे ना, खुद ही तकसीम हो जाएगा। ये पहला तरीका है। ये दूसरा तरीका क्या है कि स्टोर रूम एक्सपेंसेस को अभी डिवाइड करें, और स्टोर रूम एक्सपेंसेस को डिवाइड करने के लिए नीचे ये देखें टाइम स्पेंड बाय स्टोर रूम दिया हुआ है। तो दो तरीके हैं, लेकिन दोनों में से जो तरीका नंबर 1 है ना, वो जरा आसान है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कोई खर्चा दिया हो, वो उसी डिपार्टमेंट में आएगा। अगर स्टोर रूम एक्सपेंस दिया होता और यहाँ स्टोर रूम के नाम से सर्विस डिपार्टमेंट ना होता, तो फिर मैंने भी डिवाइड ही करना था। अब आप क्या करेंगे, ये एक्सपेंस उठाएंगे। हमारे नोट्स में सवाल नंबर 14 है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ M1, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ M2, 14वां सवाल जो आप उस दिन पूछ रहे थे। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ M1, तो M1 डिपार्टमेंट का नाम था। तो अगर कोई एक्सपेंस किसी डिपार्टमेंट के नाम से दिया हुआ है, तो उसको तकसीम नहीं करना, उसको उठा के उसी डिपार्टमेंट में छापें। एक्चुअली ये छापना था, इसको तकसीम करने जो बैठ गया वो अपना टाइम जाया कर रहा है। गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं होना, सोल्यूशन उसका जवाब सही आ जाना है, लेकिन यू आर वेस्टिंग। यानी स्टोर रूम के 10 एक्सपेंस होंगे तो आप 10 को अलग अलग डिवाइड करेंगे। बेहतर नहीं है कि स्टोर रूम के एक्सपेंसेस को इकट्ठा करें और इकट्ठा करके एक ही दफा स्टोर रूम के खर्चों को डिवाइड कर लें। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये एक्सपेंस डिवाइड करना कमजोर सोल्यूशन है, और इसको उठा के सीधा सीधा स्टोर रूम की हेडिंग के नीचे डिपार्टमेंट में लिख दे, बाद में डिवाइड हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा जब मैं सर्विस को जीरो करूंगा। जी हाँ होता, फिर भी उसको उसमें लिखते। मसलन यहाँ पे मैं एक्सपेंस लिख देता, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट एल। अगर मैं ये लिख देता एक्स एक्सपेंस ऑफ, तो वो भी डिपार्टमेंट एल में लिखना है, वो एम से नहीं पढ़ना। ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सपेंस सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही हो रहा हो, बाकियों में ना हो रहा हो। हाँ गिवन एक्सपेंस में वो आ जाएगा, फिर वो बाकियों का है ही नहीं, तो हम क्यों लिखे वहां पे? ठीक है, या मैं कह दूं वाई एक्सपेंस, कोई भी ना आए, रेंट एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट वाई लिख दूंगी, ओ डिपार्टमेंट एम। आप तुम उस रेंट एक्सपेंस को अगर तोड़ोगे तो गलत कर रहे हो, क्योंकि उसके आगे डिपार्टमेंट का नाम क्या लिखा हुआ है? इसको कहते हैं स्पेसिफिक एक्सपेंस, एफओएच एक्सपेंस ऑफ अ पर्टिकुलर। ये कॉन्सेप्ट भी आई कैप के सवालों में
कम नजर आएगा आपको। आई कैप के सवालों में ज्यादातर खर्चा कॉमन दिया होता है। तो मैंने आपका जो पुराने कॉन्सेप्ट है वो भी, प्लस बीच में जहां मुझे लगता था कि ये आपके कॉन्सेप्ट में हेर फेर होगा और आपको पता हो या ना हो, तो धोखा देने के लिए ये पॉइंट दिए ताकि आप अलर्ट रहें कि बाज दफा कुछ खर्चा किसी एक डिपार्टमेंट का भी होता है और बाज दफा खर्चे कॉमन होते हैं। कॉमन वाले डिवाइड करने होते हैं, जेडे पहले ही डिवाइडेड दिए हुए हैं, ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का दिया है, वो डिवाइड करने की जरूरत। मैंने वहां पे आपसे कहा था डिवाइडेड एक्सपेंसेस को डिवाइड, तो ये वही है ना, स्टोर रूम का खर्चा दिया तो क्यों जरूरत है डिवाइड करूं, स्टोर रूम में लिखें, डिवाइडेड है पहले से। इसी तरह ये जो कैंटीन का खर्चा है, अब जो बंदा इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेस पर डिवाइड करने बैठ गया वो गलत है। कैंटीन एक्सपेंस भी कहाँ छापा लगाना है, कैंटीन की हेडिंग में। मैं उसको गलत कह रहा हूँ, टेक्निकली शायद वो गलत ना हुआ। और स्टोर रूम एक्सपेंस किस हेडिंग के नीचे आएगा, इसका मतलब है 3 गलतियां हो गई, 3 नंबर कटेंगे। अभी कितने नंबर है टोटल इसके, 15। 15 का मतलब है 8 नंबर लेना पास होने के लिए जरूरी है। ऐसे देखते होते हैं कि मेरे 15 में से कितने आने चाहिए कम से कम। हाँ इसी तरह चेक करेगा, पॉइंट बाय पॉइंट नंबर होते हैं, ठीक है। ना चेक करें तो मेरे पास ले आए, मैं चेक करके दोबारा आपको सही कर दे दूंगा। ऐसे ही पेपर चेक होता है आपका। 15 में से 8 नंबर लेना हमारी ड्यूटी है। 8 से ऊपर जितने आ रहे होंगे बोनस है, बोनस है, और वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे होंगे। नहीं समझ आ रही, तो अब तुम कहो जी मैं पहली दफा ही टेस्ट दूं, पहली दफा ही परफेक्ट हो। अब से परफेक्शन शुरू होनी है आपकी इस टॉपिक में, क्योंकि आपने कहना है हमने ये 2-4 बातों का तो ख्याल ही नहीं रखा। यानी शीट में फिर खर्चे हो गए 2 तरह के, एक वो जो किसी डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक दिए हुए डिवाइडेड, चाहे वो 1 के दिए हो चाहे 4 के दिए हो लहदा लहदा। अब हमने जो सवाल किए उनमें 4 के दिए होते थे, इधर जो सवाल आ गया उसमें 1 के मैंने दे दिए हैं और आप समझ रहे हैं इन्हें तकसीम करना है, और भाई वो उस डिपार्टमेंट के दिए वहां कॉपी करें। उसके बाद अगला क्या है, दूसरे वो खर्चे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जिनको तमाम डिपार्टमेंट्स में क्या करना होता है, डिवाइड। वो ऊपर रेंट शेंट ये वो उस नाम से है। अगर कभी ऐसे होता कि ये कैंटीन के नाम से ना होता, ये डिपार्टमेंट का नाम क्या होता। अब जो वो खर्चे थे ना कैंटीन के, अब अगर कैंटीन के एक्सपेंस आते तो मैंने फिर उनके साथ वही सलूक करना था जो पहले होता था, क्योंकि कैंटीन, क्योंकि उस नाम से डिपार्टमेंट नहीं है ना। समझ आ रही है, क्योंकि वहां कैंटीन एक्सपेंस भी है और कैंटीन के नाम से एक डिपार्टमेंट की हेडिंग पाई जाती है, तो क्यों ना उस कैंटीन के हेड के अंदर सारे खर्चे लिखे एक ही दफा में, एक ही शॉट में खत्म, उसको जीरो करें। पहला वाला नहीं, इन्होंने कहा प्रॉब्लम ही दूसरे में है, तो पहले में प्रॉब्लम आपको है तो मैं बता देता हूँ। अच्छा जी चलें आगे जरा। तो ये हमने कॉपी करना है, इसको भी कॉपी करना है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इग्नोर करनी है, और ये जो कैरिज इनवर्ड होता है ये भी इग्नोर होगा, क्योंकि जो चीजें खरीदने पे कैरिज पे किया होता है वो परचेज कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो असल में इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 2,05,000 होगी। कितनी होगी, ये भी नहीं लेना था। कैरिज इनवर्ड जो होता है ना, ये चीज को परचेज करने की जो एक्सपेंस है इनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, और ये परचेज कॉस्ट का पार्ट। तो असल में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सवाल में 2 लाख नहीं है, 2,05,000 बनेगी। तो इन दोनों को इग्नोर क्यों करना है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट कॉस्ट है, और एफओएच में डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आती, इनडायरेक्ट आती है, ठीक है। आगे अब स्टोर रूम को खत्म करना है, तो स्टोर रूम दो दो में सर्विस जानी है, और जो कैंटीन है उसको खत्म करना है किस बेस पे, हाँ जी कैंटीन को किस बेस पे खत्म करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे जी। मैंने वसूल बताया था, आपको याद नहीं रहा, सुन लें सुन लें। आपने स्टोर रूम को जीरो करना है, और किसको जीरो करना है, सुन लें और पाई सुन लो 1 मिनट। डिपार्टमेंट एल और डिपार्टमेंट एम, आपने स्टोर रूम को जीरो करना है तो उसकी कॉस्ट इन दोनों में जाननी है। दोनों में क्यों जानी है, क्योंकि ये स्टोर रूम का टाइम स्पेंड दिया हुआ है 70% और 30%। जब आपने कैंटीन को जीरो करना है तो कैंटीन को जीरो किस बेस पे करना है, अब आपने कैंटीन को क्योंकि जीरो करना है तो उसके एम्प्लॉइज को छोड़ देंगे। जिस डिपार्टमेंट को जीरो करना हो उसके एम्प्लॉइज छोड़ के बाकियों के एम्प्लॉइज देखें, ये रूल हमने बताया था आपको।
तो कैंटीन के एम्प्लॉयज 3 छोड़ दें तो एक्चुअली अब आपने जो खर्चा ट्रांसफर करना है वो एल में 12 एम्प्लॉयज की बेस पे, 15 एम्प्लॉयज की बेस पे और 3 एम्प्लॉयज की बेस पे, तो 12, 15 और 3 मिला के टोटल 30 एम्प्लॉयज काउंट करने हैं, 33 नहीं। क्योंकि अब ये 3 को सर्व कर रहा है, वो 2 को सर्व कर रहा है, तो स्टेप डाउन लगेगा। कौन सा मेथड लगेगा? और स्टेप डाउन में क्योंकि 3 वाला पहले खत्म होगा। असूल होता है जिस सर्विस डिपार्टमेंट को 0 किया जा रहा है उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या उसकी कोई भी बेस काउंट नहीं होनी। ये सवाल नंबर 17 मैंने क्लास में कराया था, उसमें था ये पॉइंट, सवाल नंबर 17 में। की कहते हो? वो कहते हैं मैंने स्टोर रूम का भी छोड़ दिया, गलत किया। स्टोर रूम का क्यों छोड़ा आपने? स्टोर रूम का छोड़ना ही नहीं था। हाँ, सीक्वेंस चेंज होना था। सीक्वेंस में ये 3 को सर्व कर रहा है कैंटीन और ये 2 को सर्व कर रहा है, तो इसीलिए पहले स्टेप डाउन के मुताबिक कहा तो नहीं उसने, स्टेप डाउन नॉन रेसिप्रोकल बन रही है ये। तो पहले आपने कैंटीन को 0 करना है, फिर आपने किसको करना है? सवाल टेक्निकल था है, इसने आपकी कॉन्सेप्ट की चेकिंग की है। वहां तो परसेंटेजेस लिखी होती थी सामने। यहाँ एक बात तो तय है, जिस डिपार्टमेंट को सर्विस को आप 0 कर रहे हैं उसकी बेस छोड़नी है, सबकी नहीं छोड़ देनी, आपकी मेहरबानी। कैंटीन की बेस छोड़नी थी और ये टोटल 30 होना था, तो अब 12, 15 और 3 इस रेशो से, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रेशो से कैंटीन को 0 करना था। ठीक है, किसने कैंटीन को पहले 0 किया है? यहां तक पहुंचे ही नहीं, तो इसका मतलब है स्पीड भी नहीं है। 5-6 मिनट का पता नहीं ना नंबर कितने हैं उसके, ये ना हो 5 नंबर उसी के हों। तो अगर 5 नंबर गए तो 10 में से फिर आपने 2 गलतियां वैसे कर दी, तो 8 नंबर लेना पाबंदी है। जब आप टेस्ट करके उठे तो गिन के उठे मेरे कितने नंबर आएंगे इसमें। जिस पॉइंट पे भी डाउट है ना उसको तो कह दें नंबर नहीं है भाई, क्योंकि डाउट उस पे है ना, या आपको मिल जाए या शायद आपको, तो फिर अपने नंबर कैलकुलेट करके उठा करें कि मेरे कितने नंबर हैं, और आधे से ज्यादा नंबर है तो रिलैक्स हो जाए, टेंशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत। और अगर आपको लगता है कि मेरे तो 50% भी नहीं आ रहे तो देन टेंशन है। वैसे मैं तो कहता हूँ यहाँ पे 70-80% को बेंचमार्क बनाएं, 70-80% सोचेंगे तो उधर 50% आएंगे। जी, टाइम निकालने के लिए 1.8 से। हाँ, ये 27 मिनट में होना था क्वेश्चन, तो 3:30 बजे खत्म कर दिया आपने, तो 30 मिनट। हाँ कोई मसला नहीं। अच्छा आ जाओ, पहला सवाल क्या था टेस्ट में, उसमें क्या मसला था भाई? जी बिल्कुल, हाँ जी ऐसे ही था। हाँ जी, ये पहचानना था ना। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में लेबर आवर बेस थी और इसमें एब्जॉर्प्शन रेट की बेस पूरे सवाल में नहीं दी हुई। ये सारा ठीक है, तो 10 नंबर आ गए ना, बस ठीक है फिर हैं। इसमें रेंट एक्सपेंस की बेस होगी फ्लोर, फ्लोर एरिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बेस कॉस्ट ऑफ मशीन, कैंटीन एक्सपेंस। अब कैंटीन ऊपर डिपार्टमेंट के तौर पे नहीं आ रही, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेस पे, और ये डिपार्टमेंट 1 की सुपरविजन कॉस्ट है, तो ये डिपार्टमेंट 1 में कॉपी करनी है। इसको भी डिवाइड किया है क्यों नहीं किया? हाँ, ये डिपार्टमेंट 1 में और ये डिपार्टमेंट 2 में। जो पॉइंट ऊपर करके है वही नीचे था है, इसको डिवाइड नहीं करना है। तो धोखा है ना, धोखा। जी कोई सवाल हो और? तो कोई मसला नहीं सर, अगर स्टोर रूम एक्सपेंस गिवन हो 10,000 और बताया हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी में 4,000 6,000 से डिवाइड करना है, अगर हम उसको डिवाइड नहीं करें ना करें, बस सर्विस में पूरी अमाउंट लिख दें, तो अगर एंड पे रेसिप्रोकल सर्विस हो तब भी 10,000 दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में भी डिवाइड हो जाएगा। हाँ हो जाएगा आपका, डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन डिवाइड गलत होगा मेरा ख्याल है।
करके भेजने, जरा बताएं क्या करना चाह रहे हैं आप, तो फिर मैं बताऊंगा। सवाल इतना लंबा आपने टाइप किया है कि मैं खुद गुम गया हूँ। या माइक ऑन करके सवाल पूछ लो, माइक ऑन करो और सवाल पूछ लो। वैसे सवाल पूछ रहे यार, इतना लंबा टाइप ना करें प्लीज सवाल, वो मैं सवाल के अंदर ही गुम हो जाता हूँ। जी आप माइक ऑन करके पूछो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या कहते हो अच्छा बच्चे? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक स्टोर रूम का एक्सपेंस गिवन है 10,000 और प्रोडक्शन में उसने बताया हुआ है कि डिपार्टमेंट ए और बी में इस तरह डिवाइड होना 6,000 और 4,000 में। लेकिन सर हमारे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं और अगर हम डिवाइड ना करें और डायरेक्ट उसको 10,000 ही वहाँ लिख दें स्टोर रूम के एक्सपेंस में, तो सर जब एंड पे हम रेसिप्रोकल सर्विस से उसको डिवाइड करेंगे तो सर वो उस पर भी चला जाएगा ना, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में भी, तो वो गलत नहीं हो जाएगा? कुछ समझ नहीं आई। हेलो, यार जो मैं वहीं से पढ़ लेता हूँ, वो आवाज मेरे कान में आने की बजाय उधर आ रही है, मल्टीमीडिया में आवाज आ रही है। सर अगर स्टोर रूम एक्सपेंस गिवन हो 10,000, आप लोग भी जरा पढ़ लें, शायद 10,000 का स्टोर रूम एक्सपेंस दिया हो और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी में जाना हो, ठीक है। अगर हम उसको डिवाइड ना करें तो पूरी अमाउंट लिख दें, तो एंड पे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कैसे लग गया? अगर जाना ही उसने ए बी में, रेसिप्रोकल का तयन सर्विस डिपार्टमेंट की एक्सचेंज से होता है, ए बी से तो नहीं होता। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से तय नहीं होता रेसिप्रोकल है कि नॉन रेसिप्रोकल है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 6 और 4 जाना है तो बस जाने दे, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस को सर्विस देगा तो रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट आता है बेटा। ये आपने जो बात लिखी है, ये बात ही मेरा ख्याल है गलत है आपकी ना। जी अच्छा, अब आपका क्या सवाल है भाईजान? कंप्लीट है, वो भी कंप्लीट है, एबीसी भी कंप्लीट है। कंप्लीट है वो रिवीजन में, तो मैंने कराने हैं सवाल। वैसे तो कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होता रिवीजन में, टेस्ट में। नहीं नहीं, टॉपिक कोई, हाँ टॉपिक नहीं छोड़ता, नॉलेज नहीं में छोड़ता, प्रैक्टिस होती है तो पढ़ने की एक आधा सवाल, ताकि आप पहले टेस्ट दे के ग्रिप कर ले, क्योंकि कुछ सवाल हाई लेवल के होते हैं। मसला ये आया कि कॉस्ट का पेपर हल्का हुआ है, लेकिन जो हमारे पास प्रैक्टिस है ना, वो पुराने कॉस्ट की भी है जो कि हैवी है। तो हैवी सवालों में से कुछ तो चलो मैं करा दूंगा अभी, लेकिन सारे अभी कराने बैठ जाऊँ, एक तो सिलेबस लेट होगा, दूसरा आप डिप्रेस होंगे। एक आधी दफा टेस्ट देने के बाद आप जब आएंगे तो वो मुश्किल सवाल को रिवीजन के वक्त भी, तो वो आपको लगेगा यार कुछ तो मुझे आता है, 2 पॉइंट मुश्किल थे। अभी शायद वो आपको लगे 8 पॉइंट मुश्किल है उसमें, तो डिप्रेस होंगे ना। इसीलिए मैंने को होल्ड रखे होते हैं एक दो सवाल। ऐसा भी हो सकता है जो मैंने कराना हो वो टेस्ट में दे के करा दूं। जुल्म है तो क्या हो गया यार, जुल्म आपके साथ ही होना है, हमने आप पे जुल्म नहीं करना है। जी क्या कहते हैं, ठीक है। चले जी आगे, काम हो गया है। आज हमने क्या करना था, मार्जिनल ऑप्शन की नमाज की ब्रेक ले दें, फिर आते हैं। हमने टेस्ट डिस्कस कर लिया आज, तो नमाज पढ़ ले फिर आते हैं बच्चों। चलो अल्लाह। सबसे पहले तो आज का होमवर्क नोट करें ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 1 मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन नंबर 1। एक दफा क्वेश्चन को रीड कर लें प्लीज आप खुद। नहीं बता रहा हूं, आप अभी रीड ये कर लें, एक नहीं करना, मैं एक आधा नहीं देता होता, कम से कम 3 देता होता हूँ सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, रिजल्ट के बाद तक काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना बच्चों, सीरियसनेस का लेवल भी बढ़ जाता है, कुछ झटके भी लगे होते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, ये 3 सवाल आपने करने हैं। डेफिनेटली मसले मसाइल तो होंगे, ठीक है, कोई नहीं। 1, 4, 5, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 के मुतालिक बता देता हूं आपको, उसमें मंथ वाइज इनकम स्टेटमेंट बनानी है। 4 महीनों का डेटा दिया हुआ है। कितने मंथ का डेटा दिया क्वेश्चन 1 में? 4 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है और उसने मंथ वाइज स्टेटमेंट बनाने को कहा है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में जी। तो पहले एब्जॉर्प्शन से फिर मार्जिनल से हर महीने की स्टेटमेंट बनानी है। ये पेपर का ही सवाल है और मैं घर से बेगम से बनवा के लाया हूँ। हैं? कितने महीने नजर आ रहे हैं? 4। अक्लमंद बच्चा जो है, अक्लमंद बच्चा, एक तो बेवकूफ बच्चा होगा ना, वो 4 दफा पहले एब्जॉर्प्शन से बनाएगा, फिर 4 दफा किससे बनाएगा? मार्जिनल से। वो बेवकूफ बच्चा है, 4 दफा नहीं बनाते। लाइन आइटम एक दफा लिखते हैं और कॉलम बना लेते हैं आगे, यानी ये 4 माह है। इंग्लिश स्टेटमेंट एक ही दफा लिखते हैं। इंग्लिश स्टेटमेंट मतलब आपने सेल एक ही दफा लिखना है, लेकिन मंथ 1 इसके 2 कॉलम हो गए, एक सब कॉलम और एक वो मेन वाला। बनाना चाहे एक भी बना सकते हैं कॉलम। मंथ 2, अब आपने सेल जब कैलकुलेट किया है तो सारे मंथ की इकट्ठी कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर आप पकड़ के, ठीक है। पहले फॉर्मेट बनाएं, आपको पता है मैं पहले ये फॉर्मेट बनाता हूँ, ये आइटम लिखी सारी, उसके बाद एक ही दफा कैलकुलेटर पकड़ के करते जाएं तो आप जल्दी कर लेंगे। अगर आपने 4 दफा रहते फॉर्मेट लिखा ना, नंबर कितने इसके? हाँ, ये 36 मिनट में होने वाला नहीं था, ये मुझे भी पता है। तकरीबन ये 50 मिनट 45 मिनट में होने वाला है। लेकिन जो बच्चा थोड़ा स्पीड से करेगा और अक्लमंद बच्चा है, वो इस सवाल को मैनेज कर सकता है। आइंदा भी तो आ सकता है ना ऐसा सवाल, 4 महीनों का, 5 महीनों का। तो आपने बार बार स्टेटमेंट नहीं बनानी, एक ही फॉर्मेट बना के आगे कॉलम्स बना देने। इज इट क्लियर? ये सवाल सिर्फ फॉर्मेट की मैनेजमेंट सिखा रहा है और कुछ नहीं है इसमें बेचारे में। मतलब हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू मैनेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डेटा। कम से कम टाइम में इतने बड़े सवाल को कैसे मैनेज करना है। आइंदा भी ऐसे ही करूंगा मैं, चाहे मुझे 6 माह का डाटा दे दे, 6 सालों का भी दे देना, तो मैं फॉर्मेट एक ही बनाऊंगा, आगे कॉलम। इस एक्सेल की वजह से वो कहते हैं बच्चे को इस तरह सिखाएं कि कल को वो एक्सेल पे भी बनाए तो वो अलग-अलग इनकम स्टेटमेंट ना बना रहा हो, एक ही फॉर्मेट बना के आगे कॉलम बना दे बच्चा। ये भी सिखाना होता है ना आपको, ताकि क्लाइंट का काम आप स्मार्ट वे में करें अगर आप उसको सर्विसेज दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये इशू है। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई नहीं है, सिंपल डाटा है बस, ठीक है। वही है, एक बंदा उसने प्रॉफिट निकाल लिया हुआ एब्जॉर्प्शन से, लेकिन उसको लगता है कि यार ये प्रॉफिट गलत है, वो कहता है इसको दोबारा मार्जिन से भी करो, दोबारा एब्जॉर्प्शन से भी करो। क्वेश्चन में प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है, ये दिया हुआ 5171, ये दिया हुआ क्वेश्चन 4 में प्रॉफिट 5171,100, लेकिन उसको लगता है ये प्रॉफिट सही नहीं है, आपसे कहता है ये प्रॉफिट दोबारा निकाल के दिखाओ, एब्जॉर्प्शन से भी निकालना है और मार्जिन, और फिर प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करो। रूटीन का सवाल है, इसमें कोई बहुत टेक्निकल चीजें नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में एक पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैं जानबूझ के कॉपी कर रहा हूं। मैंने एक और सवाल कराना है, मैं ये नहीं करवाना चाह रहा। ये जरा कंपैरेटिवली आसान सवाल है, पुराने सवाल हैं, जरा इतने पुराने सवाल अब आते नहीं, लेकिन आसान होने के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव हैं। अच्छा देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है डेटा, उसने क्या है, एक कंपनी है जिसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 30,000 यूनिट्स है। कितनी कैपेसिटी है? इसका मतलब है बेटा ये 30,000 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करके नहीं बेच सकती। ये 30,000 या उससे कम बना सकती है मैक्सिमम। ये एक यूनिट एक वो क्या नाम है महीने में
मैक्सिमम कितने यूनिट बना सकती है, ये इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, यानी इसके लिए शॉर्टेज है किसी चीज की, जिस चीज की भी इदारे को शॉर्टेज हो या लिमिटेशन हो, पाबंदी हो, उसको लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। इस इदारे की टोटल कैपेसिटी 30,000 से ऊपर, ये इसकी खामी है। अगर डिमांड 50 भी होगी ना, तो ये 50,000 बना के यूनिट्स नहीं बेच सकते। ये कितने बना के बेच सकते हैं, कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है प्लांट में, फैक्ट्री में कैपेसिटी सिर्फ 30,000 की है। समझ आ रही है। तो ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग। ये एक अलग टॉपिक भी है कि लिमिटिंग फैक्टर हो तो फिर फैसला साजी कैसे करनी है, लेकिन ये भी फैसला नहीं कर रहे। ये तो उसने बस बता दिया कि 30,000 से ज्यादा यूनिट्स आप नहीं बना सकते। उसके बाद ये सारा डेटा नीचे बजटेड दिया हुआ है। तो ये जो नॉर्मल कैपेसिटी दी हुई है ना, ये नॉर्मल कैपेसिटी एफओएच का वो जो रेट नहीं होता, एब्जॉर्प्शन रेट के नीचे बेस के तौर पे इस्तेमाल होगी। ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी एक्चुअल डाटा नहीं होता। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि आप रूटीन में हर महीने इतने यूनिट बनाते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन रेट की बेस होती है। वो आप फॉर्मूला नहीं कहते, बजटेड टोटल फिक्स्ड एफओएच डिवाइडेड बाय, जहां बजटेड कैपेसिटी लेते थे वहां पे अब यहाँ पे इंग्लिश में क्या लफ्ज लिखा हुआ है, नॉर्मल कैपेसिटी। क्या लफ्ज है ये, अब कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी में क्या फर्क है, बजटेड कैपेसिटी में और नॉर्मल कैपेसिटी में क्या फर्क है। वैसे दोनों में सिमिलैरिटी पहले बता दूं, ये भी एफओएच के रेट के लिए इस्तेमाल होती है, ये भी रेट के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, बेस पे लिखते हैं दोनों में। दोनों में दूसरी सिमिलरिटी क्या है, ये भी एस्टिमेटेड होती है, ये भी एस्टिमेशन होती है। बजटेड कैपेसिटी भी एस्टिमेशन है और नॉर्मल, लेकिन ये एस्टिमेशन है जजमेंट की बेस पे। अकाउंटेंट जजमेंट अप्लाई करता है, अपनी जजमेंट। जजमेंट करते हैं अंदाजे को, अपनी एक्सपर्टीज की, तुक्काबाजी से। ये जो एस्टिमेशन है ना, ये जजमेंट से नहीं की जाती। ये एस्टिमेशन कैसे की जाती है, पिछले महीनों में जितनी एक्चुअल कैपेसिटी बनाई होती है ना, उसकी एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, और जितने पिछले महीनों की एवरेज होती है, फिर उस एवरेज को हम कहते हैं कि हम नॉर्मली इतने % काम करते हैं, तो अगली दफा के लिए अब वो एवरेज इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल कैपेसिटी जो एस्टिमेट की जाती है वो एवरेज के जरिए की जाती है, और वो एवरेज किस चीज की निकाली जाती है, पिछले महीनों की जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन होती है, पिछले महीनों की जितनी एक्चुअल, उसकी एवरेज निकालते हैं, और उस एवरेज की बेस पे हम कहते हैं जी हम तकरीबन इतना बनाते हैं, तो मुस्तकबिल में भी इतना ही बनाएंगे। ये वाला जो एस्टिमेट है ना, ये प्रेफरेबल है। आम बजटेड कैपेसिटी जो जजमेंट या अंदाजे से तय की जाती है, वो एस्टिमेट गलत हो सकता है। ये जो नॉर्मल कैपेसिटी है, ये ज्यादा रिलायबल एस्टिमेट है। ज्यादा क्या है, अगर क्वेश्चन में बजटेड कैपेसिटी दी हो तो वो ले ले रेट के लिए, अगर नॉर्मल दी हो, नॉर्मल कैपेसिटी दी हो तो वो रेट के लिए ले ले। अगर दोनों आ जाए तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है, एग्जामिनर ने क्या कहा है, कौन सी ले, एग्जामिनर खुद बताता है, बजटेड ले या वैसे प्रेफरेबल कौन सी है। अगर साइलेंट हो, अगर साइलेंट हो क्वेश्चन में, तो नॉर्मल कैपेसिटी की बेस पे रेट निकालना प्रेफरेबल है। नॉर्मल कैपेसिटी इज आल्सो बजटेड, लेकिन ये एक ऐसा एस्टिमेट है जो अंदाजे से तय नहीं किया। मेरी बात समझ आ रही है। दोनों को मकसद क्या है, रेट निकालना। एक कंक्रीट बेस पे अंदाजा लगाया है, और एक जजमेंट से अंदाजा लगाया है। जजमेंट वाला अंदाजा कंक्रीट अंदाजे से कमजोर है। तो बजटेड कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी से कमजोर एस्टिमेट है। समझ आ रही है। अगर एग्जामिनर ने कहा हो कि नॉर्मल कैपेसिटी लेनी है इंग्लिश में, फिर नहीं लेनी बजटेड, या उसने कहा बजटेड लेनी है, फिर नॉर्मल दी भी हो तो नहीं लेनी।
और अगर साइलेंट आप पे छोड़े, हम पे छोड़े, तो हम किसको लेंगे? नॉर्मल कैपेसिटी को। यहाँ वैसे नॉर्मल ही दी हुई थी क्वेश्चन में, तो ये नॉर्मल कैपेसिटी क्यों दी हुई है? क्यों दी हुई है? जवाब दो बच्चों, बोला करो। रेट के लिए। आगे वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग दी है, तो ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है 110 रुपए पर यूनिट। अब इसके अंदर ना तीन चीजें शामिल हो चुकी हुई हैं, डायरेक्ट मटेरियल भी, लेबर भी, और तीसरी की चीज, तीनों चीजें जमा है इसके अंदर पहले से ही, ठीक है। उसके अलावा ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है पर यूनिट, 25 रुपए पर यूनिट है। फिक्स में ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी ये फिक्स्ड एफओएच है, ये फिक्स्ड एफओएच आ गए। क्योंकि ऊपर बजटेड लिखा हुआ है तो ये सारा डेटा बजटेड है, और ये फिक्स सेलिंग है, ठीक है। नीचे आगे क्या दिया हुआ है? एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटे में 24,000 यूनिट एक्चुअल प्रोडक्शन की है। एक्चुअल सेल प्राइस ये 250 रुपए एक्चुअल क्या है? सेल प्राइस है। ये एक्चुअल सेल यूनिट्स हैं। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए हैं। कौन से यूनिट्स मिसिंग है बताओ मुझे? यूनिट्स का डेटा मैंने कहा था, यूनिट्स में से कौन सी चीज मिसिंग है यहाँ पे? बताओ कौन से यूनिट्स मिसिंग है? हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कल, यूनिट्स का डेटा मिसिंग हो तो कैसे फाइंड करते हैं। ये यूनिट्स का डेटा फाइंड आउट करने का, ये देखें किधर गया, ये इस फॉर्मूले के मुताबिक देखो कौन सी चीज है कौन सी नहीं है। सवाल पढ़ना आना चाहिए ना। ये यूनिट प्रोड्यूस्ड है, ये यूनिट सोल्ड है, ये यूनिट्स ओपनिंग है, तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट मिसिंग है। मिसिंग है ना, ये हमारी वर्किंग वन होगी। आगे नीचे आ जाओ, कहता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, हम सवाल जनवरी का ही कर रहे हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सीडेड, एक्सीडेड का मतलब होता है ज्यादा होना। जनवरी के महीने में जो आपके वेरिएबल एफओएच थे वो बजट से ज्यादा थे, यानी एक्चुअल अमाउंट की बात कर रहा है। जो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड थे ना वो आपके बजटेड वेरिएबल ओवरहेड से क्या थे? कितने ज्यादा थे? 1,20,000। कौन से ज्यादा थे? एक्चुअल ज्यादा थे, बजटेड ज्यादा थे? एक्चुअल, एक्चुअल इंग्लिश में नहीं लिखा। अगर बजट के मुकाबले में ज्यादा थे तो वो एक्चुअल की बात कर रहा है कि असल में एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड बजटेड से 1,20,000 रुपए, ये पॉइंट है असल में। नहीं ये वेरिएंस नहीं, वेरिएबल एफओएच का तो वेरिएंस आना ही नहीं। हमने कहा था वेरिएंस लेना ही सिर्फ एक चीज का है। अब होगा क्या देखें, अगर आप ऊपर सवाल को ध्यान से पढ़ो तो ये आपको देखो, जो 110 रुपए दिए हुए थे यार, ये एक्चुअल डेटा था, वे बजटेड था। ये 110 रुपए है, ये 25 रुपए है, ये 7,56,000 रुपए है, ये 5 लाख। ऊपर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था? इसका मतलब है ये सारा डेटा उसने जो दिया हुआ था, ये सारा डेटा क्या था? ओ सॉरी सॉरी, यहां तक ये सारा डेटा क्या था? बजटेड था। ये फिगर एक्चुअल, और मुझे तो एक्चुअल चाहिए। तो मैंने कल आपको एक अजम्पशन बताई थी, बताई थी कि नहीं बताई थी? क्या क्वेश्चन में बजटेड फिगर गिवन हो और एक्चुअल भी गिवन हो तो जिंदगी ठीक है। अगर किसी चीज की बजटेड गिवन है लेकिन एक्चुअल नहीं गिवन, तो एज्यूम करेंगे बजटेड फिगर एक्चुअल फिगर्स आर सेम। अब ये फिक्स्ड एफओएच के लिए नहीं असूल, सबके लिए है, पूरी कॉस्ट का असूल है। बजटेड फिगर्स और एक्चुअल फिगर्स सेपरेटली गिवन होनी चाहिए। टेस्ट में आएगा ये पॉइंट, बता रहा हूं। बजटेड फिक्स्ड, बल्कि सॉरी बजटेड फिगर्स और एक्चुअल फिगर क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए। और अगर नहीं गिवन, बजटेड दी हुई है तो एक्चुअल सेम होगी, एक्चुअल दिए तो। अब यहां पे देखें ये बजटेड थी, वेरिएबल सेलिंग एडमिन बजटेड कितनी थी? 25 रुपए। एक्चुअल बताइए नीचे कहीं पे, वेरिएबल सेलिंग एडमिन कुछ नहीं बताया हुआ, तो ये बजटेड भी 25 है, एक्चुअल भी 25 है। ये 110 के अंदर जो वेरिएबल एफओएच है ना, वेरिएबल एफओएच,
वो एक्चुअल बताने के लिए उसने कहा ये 1,20,000 ज्यादा है, जो ऊपर तुमने लिखे हुए है वो बजटेड है, ऊपर जो तुमने लिखा है वो क्या है। तो मैं क्या करूंगा, 1,10,000 110 को इंटू पहले प्रोडक्शन यूनिट्स करूंगा, जो मेरे पास जवाब आएगा उसमें ये 1,20,000 जमा करना है आपने। ये 1,20,000 किस चीज का है, असल में ये जो 1,20,000 ये वाला, ये जमा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम वेरिएबल ओवरहेड्स को एक्चुअल पे ले आए। वो एक्चुअल पे नहीं था, अगर ये ना बताया होता तो फिर मैं एज्यूम करता कि ये 110 बजटेड भी वही है, एक्चुअल भी वही है। पता नहीं आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। मैं दोबारा बता देता हूँ कि देखो, एक फिगर होती है बजटेड, जो कि क्वेश्चन में एग्जामिनर देना ड्यूटी है। दूसरी फिगर क्या होती है, जो कि एग्जामिनर को देना जरूरी है। अगर वो आपको ये अमाउंट बता दे और ये ना बताए तो आप एज्यूम कर लें कि ये दोनों सेम है। अगर वो ये बता दे और ये ना बताए तब भी एज्यूम कर लें सेम है। अगर आपको ये बता दे और प्लस माइनस बता दे कि इजाफा है या कमी है, तो ये निकल आएगी ना, नहीं समझ आई। और अगर वो ये बता दे प्लस माइनस को चेंज बताई हो तो ये निकल सकती है। ये काम है, मैक्सिमम 4 सिचुएशन होगी। बजटेड बता दे और एक्चुअल के मुतालिक खामोशी इख्तियार कर ले तो एजम्पशन, एक्चुअल बता दे बजटेड के मुतालिक खामोशी इख्तियार कर ले तो एजम्पशन। लेकिन अगर बजटेड बता के प्लस माइनस कर दे, इंक्रीज डिक्रीज जैसे यहाँ, तो एक्चुअल निकल आती है भाई। ये बातें किताब में कहीं नहीं लिखी हुई, ये मैं बताता हूँ एजम्पशंस, और वो बताना जरूरी है। हर टीचर ही बताते हैं, मैं अकेला नहीं बताता, नहीं तो सवाल नहीं हल होने आई क्या के। अब आप इसको कर लेंगे सवाल को। जी, ये मसला आपको आना था बाद में, इस 1,20 का क्या करना है। असल में बाय चांस ऊपर डेटा बजटेड दिया हुआ है और मुझे चाहिए एक्चुअल फिगर्स, जिसके मुतालिक नहीं कहा वो बजटेड एक्चुअल सेम है, जिसके मुतालिक बता दिया उसकी एक्चुअल निकाल ले। अच्छा जी, तो ये कितने सवाल करके आने, 1, 4, 5। हमने आज जो सवाल करना है ये मेरा फेवरेट तरीन क्वेश्चन है, इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आई कैप ने नहीं बनाया। ये मेरा फेवरेट तरीन क्वेश्चन है, बताया था मैंने, ये मेरा फेवरेट तरीन सबसे अच्छा सवाल है। इस पे आई कैप एग्जामिनर को अप्रिशिएट करने को दिल चाहता है, दिल चाहता है कि एग्जामिनर की पप्पी कर लें, अप्रिशिएट करने को। आई कैप एग्जामिनर को दाद दीजिए प्लेटफॉर्म पे किसी पे बुला के कि तुमने बड़ा अच्छा सवाल बनाया है, ये रिवीजन के लिए भी अच्छा सवाल है फुर्सत में, हाँ अच्छा सवाल है। इस सवाल में बड़ी लर्निंग है हमारे लिए, चैप्टर के अलावा कुछ मैथ की भी लर्निंग है। मैथ की भी, जब भी आई कैप सवाल को थोड़ा मुश्किल करना चाहता है बीच में मैथ डाल देता है, तो इसमें मैथ की लर्निंग है। और जो यहाँ मैथ की एक लर्निंग आप करेंगे वो सारी कॉस्ट के लिए है, वो खाली इस चैप्टर के लिए लर्निंग नहीं होगी ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अच्छा सवाल है। क्यूएम सबसे ज्यादा हम लोग ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी कोई सब्जेक्ट क्यूएम इस्तेमाल नहीं करता। वो जो पीआरसी में क्यूएम आप पढ़ते हैं ना, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस सब्जेक्ट में है। डाटा देखें जरा प्लीज, मैंने इसकी एब्जॉर्प्शन से करानी है, एब्जॉर्प्शन ही मुश्किल होती है, मार्जिनल पे आके बच्चे सीधे हो जाते हैं क्योंकि डाटा छापना होता है ज्यादा। डाटा देखें, वो कहता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ये हमने पूरा करना है, चाहे 5 बने चाहे 5.25, पूरा करके जाना है आपने। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, किस साल का बनाना है, दिसंबर 2013 का बनाना है, और मेथड कौन सा यूज करना है, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड, तो किस साल की इनकम स्टेटमेंट बनानी है, साल बताओ, महीने की बनानी है कि साल की बनानी है, पूरे साल की, फॉर द ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। दिसंबर 2013 आपका करंट ईयर है, उसकी बनानी है। रिकनसाइल करने प्रॉफिट, ये तो वो रूटीन की वही है बात, रिकनसाइल करना है। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, ये कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाकर बेचती है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है, किस साल का, दिसंबर 2013 का डेटा दिया हुआ है आपको। किस साल का डेटा दिया हुआ है, दिसंबर 2013 का। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है 1600 रुपए,
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दी है, बताओ भाई डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होती है कि फिक्स होती है? मैंने आपको रट्टा लगवाया कि अब दोबारा कि ये वेरिएबल होती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी नॉर्मली क्या होती है? वेरिएबल। प्रोडक्शन ओवरहेड एफओएच को कहते हैं, एफओएच। हाँ, ये सेमी वेरिएबल होती है। अब उसने खुद बता दिया है कि इसमें से 40% फिक्स है। अगर मैं इसमें से 40% निकालूं तो 220 का 40% करें तो फिक्स्ड एफओएच आ जाएंगे 88 रुपीज पर यूनिट। ये 88 रुपीज किस साल के हैं? 2013 के। वेरिएबल कितने होंगे बताओ? 220 रुपए का 60%। अगर एक फिगर के अंदर कुछ पोर्शन 40 है तो रिमेनिंग 60 होगा। मैथ है ये। तो इसका 60% करो तो क्या आता है? 132। क्रॉस चेक करने के लिए दोनों को जमा करें तो 220 ही बनेगा, 220 ही बनेगा। ठीक है। इसी तरह सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 60% फिक्स है, तो इसका मतलब है ये भी सेमी वेरिएबल है। ये भी कौन सी है? इसके अंदर कितने परसेंट फिक्स शामिल है? फिक्स सेलिंग 99 रुपीज। वेरिएबल सेलिंग मेरा नहीं ख्याल यहां तक किसी को मसला हो। डेटा दिया था आपने देख लिया। आगे चलो। अदर इंफॉर्मेशन में कहता है ड्यूरिंग द ईयर 12,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। ये क्या चीज है? 12,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, ये क्या चीज दी हुई है? हाँ जी, इसको हम अपनी जबान में कहते हैं, ये हमें प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हुए। अब यूनिट्स का डाटा पूरा करने में ये इस्तेमाल होंगे। उसके बाद अगले बुलेट में दिए ओपनिंग स्टॉक के और क्लोजिंग स्टॉक के 4,000 और 3,000 यूनिट्स। कौन से यूनिट्स मिसिंग है? कौन से यूनिट्स मिसिंग है? सेल यूनिट्स या यूनिट सोल्ड। ठीक है, निकालो कैलकुलेटर पे कितने निकलेंगे, बाद में लिख के हम करेंगे। ओपनिंग स्टॉक के 4,000, मुझे नहीं पता, 12 4 16 3, हाँ सेल यूनिट्स निकालने हैं। यूनिट सोल्ड, मेरी आदत है जो चीज जहां निकलती है ना उसको एक दफा निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर पे, ताकि बाद में याद रहे, फटाफट जल्दी निकल आए। ठीक है, तो 13,000 यूनिट्स हो गए। आगे कहता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। कौन सी कॉस्ट? इसकी बात कर रहा है ये 88 की। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। कहता है ये जो 88 आपने लिखा है ना ऐसे, अगर जब ये निकाला था तो इस 88 के पीछे फॉर्मूला था बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। तो इस 88 के पीछे जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो ये है, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या हुआ है। अगर मैं कहूँ ये 88 दिया है, जी बिल्कुल दिया है। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी दी है? 15,000। ये मिसिंग है, ये एक्स है, ये निकालना है। जो भी आता है मुझे नहीं पता अब क्या है, जो भी ये आता है ये एक्स है। तो वो कहते हैं ये कितनी आती है? 13 लाख। मुझे नहीं पता ये कहाँ इस्तेमाल होगी, लेकिन मैंने निकाल लिया। ठीक है बच्चे, समझ आई? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट दी हुई थी ना, उससे उल्टे चला गया। ये लाइन है मैथ की। कहता है ओवरहेड्स कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 10%। कहता है ओवरहेड कॉस्ट जो ऊपर ये लिखी हुई है ओवरहेड्स, ये 10% बढ़ चुकी हैं। हैव इंक्रीज्ड, बढ़ चुकी हैं ओवर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के मुकाबले में। पिछला साल कौन सा होगा? 12 के 13। 2012 के मुकाबले में जो ये 2013 का डेटा दिया है, 2012 के मुकाबले में जो 2013 का डेटा दिया है,
उसमें जो ओवरहेड्स है ना वो 10% बढ़ चुके हुए हैं, बढ़ेंगे नहीं, बढ़ चुके हुए हैं, हैव इंक्रीज्ड। इसका मतलब है 2013 की फिगर मेरे पास मौजूद है, अगर उसमें से 10% वाली इंक्रीज को निकाल दें तो 2012 की फिगर आ जाएगी। समझ रहे हैं? इंक्रीज के बगैर वाली फिगर 2013 की होगी कि 12 की? 12 की। तो 2012 की फिगर ओपनिंग स्टॉक के लिए चाहिए होती है। पिछले साल की फिगर किसके लिए चाहिए होती है? ये इसलिए दिया हुआ है। मैंने कहा ना इस सवाल की खूबसूरती क्या है, एक तो मैथ है, दूसरा इस सवाल में जो हमने कल फॉर्मेट किया था ना, मैंने फॉर्मेट में लिखा था कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एट लास्ट ईयर प्राइसेस और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट करंट ईयर प्राइसेस। ये मैंने वो एक्सेल पे शीट बनाई थी कल, फॉर्मेट, जो मुझे याद नहीं रहा शेयर करना आपके साथ। तो बेटा पिछले साल के मुकाबले में, किस साल के मुकाबले में? आपकी ओवरहेड कॉस्ट 10% बढ़ चुकी है, यानी 10% इजाफा इसमें, इसमें भी 10% इजाफा है नीचे वाले में। ओह, मैंने लेबर के सामने लिख दिया है। ओवरहेड कॉस्ट में 10% इजाफा है शामिल। आगे रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट में कितने परसेंट इजाफा है? करना है कि हो चुका हुआ है? हो चुका का पता कैसे चला? हैव इंक्रीज्ड, क्योंकि 2013 की फिगर है, तो 2013 की फिगर में इजाफा होके शामिल होके आया हुआ है। पिछले साल का डाटा होता ना, फिर इजाफा करना होता। तो 2012 के मुकाबले में 2013 की जो फिगर्स हैं उनमें कितना इंक्रीज आ चुका है, इजाफा हो चुका है। ओवरहेड्स, ओवरहेड कितने बढ़ चुके हैं? 10%। और मटेरियल लेबर, अब यहाँ पे मैथ क्या है सुन लें, सुन लें। मैथ क्या है, इस सवाल को छोड़ दूं अगर मैं, मैथ क्या है, मैथमेटिक्स क्या कहता है? मैथमेटिक्स कहता है जब भी इंक्रीज या डिक्रीज की जाती है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं 2012 की फिगर है 5,000 रुपए कोई, इसको 10% बढ़ाना है और बढ़ा के 2013 की फिगर निकालनी है, तो आम देसी तरीका बच्चों का ये होता है कि 5,000 प्लस 5,000 का 10%। हमेशा इजाफा पिछले साल की ओरिजिनल फिगर पे लगाते हैं, ओरिजिनल फिगर पे इजाफा लगता है तो नया जवाब आता है। तो मेरे हिसाब से ये जवाब कितना आता है? 5,500 मेरा ख्याल है यही आता है। मैं इस मेथड का सपोर्टर नहीं हूं, मैं कहता हूं ये देसी तरीका कचरे के डब्बे में डाल दें। हम जो तरीका इस्तेमाल करेंगे जो कि प्रोफेशनल स्टाइल है वो ये है कि 5,000 की ओरिजिनल फिगर, अगर उसको 10% बढ़ाना है तो इनटू डायरेक्ट 1.10 करो तो 5500 का जवाब आएगा। मैथ आता है आपको? इना ते आंदा है। तो ये प्रोफेशनल तरीका है। किसी चीज को 2% बढ़ाना हो तो 5,000 इंटू 1.02, किसी चीज को 15% बढ़ाना हो इंटू 1.15। ओरिजिनल फिगर को हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज किस पे लगता है? ओरिजिनल फिगर पे। अगर किसी चीज को 10% कम करना हो तो 0.90 से ज़रब देना है। तो मैथ का असूल है, मैथ का असूल है हमेशा ओरिजिनल ओल्ड फिगर, ये फॉर्मूला बनता है ओल्ड फिगर या ओरिजिनल फिगर इनटू 1.10, अगर 10% इजाफा है, इनटू न्यू फिगर या नेक्स्ट ईयर की फिगर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर 5% इजाफा है तो ये 1.05 हो जाएगा, अगर 5% कमी है तो पॉइंट क्या हो जाएगा? अब हमारे वाले केस में मुझे ये बताओ जी, मटेरियल के केस में दसो जी, मटेरियल के केस में मेरा ख्याल है अगर मैं मटेरियल का केस करूं तो मटेरियल कितने परसेंट बढ़ चुका है? 5%। अब मैं सवाल पे आ रहा हूं जी। मटेरियल 630 रुपए का है, 2012 का है कि 13 का है? 13 का है। तो 13 वाला जो मटेरियल है ये तो नई फिगर है 2013 का, 630 रुपए। 2012 वाला हमें नहीं पता, ओल्ड मटेरियल नहीं पता,
और ये 1.05 हुआ है, तो ये जवाब आया हुआ है। एक्चुअली जवाब दिया हुआ है आपको, आपने जवाब से बैक जाना है। तो करो 630 ओल्ड मटेरियल या ओरिजिनल मटेरियल कितना होगा पिछले साल का? 630 डिवाइडेड बाय 1.600 आता है। ठीक है कि नहीं? ठीक। इजाफा 630 पे नहीं लगा, इजाफा 600 पे लगा था, तो 630 तक जवाब आया है। आप में से कुछ बच्चे जो गोंगलू बच्चे हैं, जो गोंगलू बच्चे हैं वो ये करते हैं, 630 था, 630 का 5% लिया, माइनस किया और जवाब निकाल दिया। जरा करना 630 का 95% डायरेक्ट किया, 5% माइनस करना, 630 का 5% 63 और या 5 मेरा ख्याल है। हाँ जी, माइनस करो, जो ये निकालेगा उस पे फिट ही मुंह। कितना? जो बच्चा ये कर रहा है उस पे फिट ही मुंह। क्यों फिट है मुंह बेटा? 5% का इंक्रीज 630 पे नहीं लगा, वो लगा 600 एक्स पे लगा था, एक्स पे, एक्स से भी फिगर पे। ओरिजिनल नहीं पता मुझे पिछले साल की, ये मैथ है। नहीं समझ आई? और ठीक है, सेम काम लेबर पे भी करो। अगर जरा लेबर 189 थी, 5% बढ़ चुकी है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। ओरिजिनल फिगर मालूम करनी है ओल्ड लेबर को 2012 की, तो 189 डिवाइडेड बाय 1.05 कितना आता है? 180। वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे थी, वेरिएबल ओवरहेड 132, और ओवरहेड में 10% इजाफा हो चुका हुआ है। 10% इजाफा है वेरिएबल ओवरहेड में, तो 1.10 से डिवाइड करना है। और फिक्स्ड एफओएच 88 के हैं, बाकी भी निकाल सकते हैं, मैं चलो बाद में निकालूंगा। अब 120 और ये 88 था। और पता चला है क्या कह रहा हूं? नहीं समझ आई? असूल क्या है मैथ का? असूल ये है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो पुरानी फिगर पे लगती है। पुरानी फिगर होती है एक्स, पुरानी फिगर 100% होती है। नई फिगर पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं लगती। नई तो जवाब है प्लस माइनस करने के बाद, इंक्रीज डिक्रीज के बाद वाला जवाब होता है। इंक्रीज डिक्रीज हमेशा ओल्ड फिगर पे लगती है। किस पे लगती है? और नया जवाब आता है। अगर जवाब नया दिया हुआ है तो उसमें मैथमेटिकली पीछे जाना है, उल्टा बैकवर्ड कैलकुलेशन है वो। तो ये फॉर्मूला याद रख ले, ओरिजिनल फिगर इंटू 1.05 या 1.10, जितना इजाफा है या कमी है, इक्वल टू न्यू फिगर। कमी भी होगी ना तो यही फॉर्मूला होगा, ओरिजिनल फिगर अगर 5% कमी हो इंटू 0.95 इज इक्वल टू न्यू फिगर। और ठीक है, ये है तरीका, ये मैथ है। चलो आगे चले, और क्या दिया है? बस खत्म। चलो फॉर्मेट बनाओ, जल्दी जल्दी छापा लगाओ, शाबाश। फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। इधर नहीं देखना, आपने खुद बनाना है फॉर्मेट विदाउट फिगर्स। पहले एब्जॉर्प्शन से बनाते हैं हम। कंपनी का नाम है एक्स वाई लिमिटेड। तो मैं भी खामोशी से बना रहा हूँ, जरा जल्दी जल्दी देखते हैं। आप पहले बनाते हैं फॉर्मेट के मैं। अगर किसी ने मेरे साथ शुरू किया, ये ना वो पहले बना चुके हैं और क्या मैं जीत गया।
जी खामोशी से फॉर्मेट बना रहे हैं। बना लिया किसी ने? मेरा मुकम्मल हो गया एब्जॉर्प्शन, फॉर्मेट एब्जॉर्प्शन के मुताबिक। हाँ एब्जॉर्प्शन मेन है। चले शाबाश। कर लिए? सांस चढ़ गया, थक गए हो? मार्जिनल का भी बना लो फॉर्मेट जल्दी से, ताकि हम पूरे ही कर जाएं। मार्जिनल का भी बना लो फॉर्मेट, फिर अगले सफे पे बस वो रिकंसिलेशन की जगह छोड़ देना, वो तो 4 लाइनें होती हैं।
आप जीत गए? क्यों जीते हैं? वो मैं लिखता तो जीत गया ना था, मैंने कॉपी पेस्ट पे चला गया। हाँ, कॉपी पेस्ट में टाइम ज्यादा जाया होता है। टाइम जाया होता है, फॉर्मेट आना पड़ता है फिर उसको, हाँ फॉर्मेटिंग भी सीधी करनी पड़ती है ना। अच्छा जी, आ जाओ। सबसे पहली वर्किंग फॉर्मेट मैंने बना ली। अच्छा जी, तो वो बंद हो गया था सिस्टम। आ जाए जनाब। सबसे पहली वर्किंग आपने परफॉर्म करनी है उसकी, यूनिट्स की। तो लिखें यहाँ पर, हमारे पास सेल यूनिट्स मिसिंग थे। कौन से यूनिट्स मिसिंग थे? सेल यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स थे, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स 4000, 4000 यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स 12000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक के 3000, तो इक्वल टू सेल। सबसे पहली वर्किंग में यूनिट्स का ही डाटा पूरा करना है, तो सेल यूनिट्स आ जाएंगे 13000। अब ऊपर जाकर इनकम स्टेटमेंट में डाटा प्लग इन करना है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट में सेल प्राइस कितनी थी? 1600 रुपए पर यूनिट इनटू सेल यूनिट है 13000। जी बच्चों बताओ क्या आता है? 20800। अच्छा जी, ओपनिंग स्टॉक निकालते हैं अभी, जरा ठहर जाए 1 मिनट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखें जी, 630 पर यूनिट इनटू सेल यूनिट्स नहीं होता ये, प्रोडक्शन यूनिट्स होता है। 12000 प्रोडक्शन यूनिट्स, तो 630 इंटू 12000, 7560। लेबर है 189 पर यूनिट इंटू 12000 यूनिट्स, 2268। वेरिएबल एफओएच है 132 पर यूनिट इंटू 12000 यूनिट्स, 15। फिक्स्ड एफओएच है 88। अब वो 88 कैसे निकला? ऊपर हमने निकाला हुआ है 220 का, 220 रुपए का 40%। हाँ जी, 88 इंटू 12000 यूनिट्स 10। अब इसका बॉक्स बना के टोटल कर लें। 12468। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के दो तरीके थे। तरीका नंबर 1 ये था
तरीका नंबर 1 ये था, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट, ये जो टोटल आया था, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय करंट प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। यूनिट्स हैं 3000। ये मेथड नंबर 1 है, ठीक है। करंट प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय करंट प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू, हाँ जी जी, तो 311। और भी तरीका है, मैंने बताया था वो क्या तरीका है कि ये एक एक को जमा करो, हाँ 630 प्लस 189 प्लस वो करके, अच्छा आगे आ जाए नेक्स्ट। और अब ये जो है सेलिंग एडमिन, इसमें वेरिएबल कितनी थी सेलिंग एडमिन, चलें फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस वेरिएंस निकालते हैं। हाँ जी, तो मुझे बताएं जी, वेरिएबल सेलिंग कितने थे खर्चे, वेरिएबल सेलिंग थे 66 इनटू सेल यूनिट्स, फिक्स सेलिंग थे 99। चलो 858, 12, लो जी टोटल ले जाओ बाहर, अब हमें चीजें क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए, वेरिएंस चाहिए, बस दो चीजें चाहिए, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट चाहिए और वेरिएंस चाहिए। तो लिखे जी वर्किंग नंबर 2, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक। जी क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक। तो इसके लिए आपको पिछले साल की कॉस्ट चाहिए होगी, तो लिखें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 2012 की, ईयर 2012, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अब मैं वो मेथड नंबर 2 लगा रहा हूँ इस पे भी कि पर यूनिट कॉस्ट जमा कर लें सारी, वेरिएबल एफओएच कॉस्ट पर यूनिट ऑफ 2012 पिछला साल, और चौथी क्या है फिक्स्ड एफओएच, बल्कि सॉरी ये सॉरी ये फिक्स्ड एफओएच से पहले टोटल कर लेते होते हैं, बेहतर होता है, मार्जिनल में भी आसानी हो जाती है। ये आ जाती है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, और प्लस जी। अब मसला ये था, मैंने मैथ किया था अभी यहाँ पे ऊपर, पता नहीं वो मैंने मिटाया था कि नहीं मिटाया था, मुझे भी याद नहीं। अभी मैंने वो, हाँ जो ओरिजिनल फिगर वाला तरीका, मेरा ख्याल है मैंने मिटा दिया शायद। चलो आ जाए वो, इधर कर लेते हैं हम इसके साथ ही ब्रैकेट में, हमारा मटेरियल कितना था और उसमें 5% का इंक्रीज था, तो 630 डिवाइडेड बाय 1.05, लेबर थी 189। ये क्यों किया 1.05, ये मैं बता चुका हूँ, असूल असूल बता दिया। असूल क्या था, किसी को याद है असूल क्या था, असूल क्या बताया मैंने कि जो इंक्रीज या डिक्रीज है वो नई फिगर पे नहीं लगी, ओरिजिनल फिगर पे लगी है, तो ओरिजिनल फिगर तक पहुंच रहे हैं हम, 600 रुपया पर यूनिट।
वेरिएबल एफ 10% जमा कर लो। 120 का इंटू 1.10 हुआ होगा तो 132 आया होगा। अस्सी। तो पिछले साल की प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट क्या थी? हालांकि मैं एक लाइन में जमा करता होता हूँ, मैं एक लाइन में सारा कुछ जमा करता हूँ पर यूनिट है, वो इस तरह टेबल में कर लियो। ये सारी फिगर करंट ईयर की है लास्ट ईयर की है? क्यों निकाली है? तो लिखे जी हम 100 एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में 980 इंटू ओपनिंग के कितने यूनिट्स हैं? और हाँ, यही कैलकुलेशन हम ऊपर करते होते हैं स्टेटमेंट के अंदर। मार्जिनल भी निकाल लें इधर ही, बाद में जरूरत पड़नी है। मार्जिनल में फिक्स नहीं लेनी, फिक्स्ड एफ ओ एच। ये जी लिखें जी जाके ऊपरी। वर्किंग प्रूफ। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, ये आता है। जी वेरिएंस जी, फिक्स्ड एफ ओ एच एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, वेरिएंस आ जाएगा।
एब्जॉर्ब कहाँ से उठाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में लिखे थे आपने। एब्जॉर्ब कितने लिखे हुए थे? 1056,000। वहां तो 1000 कॉमन लिए हुए थे। एक्चुअल ढूंढे क्वेश्चन में से। नहीं, 15,000 तो यूनिट्स हैं। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट बतानी है। जी जनाब। एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट क्वेश्चन से ढूंढे। एब्जॉर्ब तो इनकम स्टेटमेंट से उठा ली ना मैंने। एक्चुअल क्वेश्चन से ढूंढनी है। जी देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये लिखना नहीं। मैंने आपसे कहा था कि बजटेड फिक्स कॉस्ट अलहदा क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट जो है वो क्वेश्चन में अलहदा गिवन हो। अगर ये अलहदा गिवन ना हो तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये दोनों क्या हैं, सेम है। ठीक है, हम क्या एज्यूम कर लेंगे? और मैंने कहा था ये बजटेड फिक्स कॉस्ट रेट में इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास फिक्स्ड एफओएच का रेट मौजूद है क्वेश्चन में, 88 रुपए पर यूनिट डाला, जिसको मैंने रिवर्स किया था। ये ऊपर मैंने जानबूझ के ऊपर शो नहीं किया ताकि आपकी आंखों में निगाह में आना जाए। ये हमारे पास फिक्स्ड एफओएच का रेट पर यूनिट मौजूद था 88 रुपए। कैपेसिटी भी मौजूद थी। तो बजटेड फिक्स कॉस्ट 13-20 खुद निकाले थे इन्होंने कैलकुलेटर पे, ये जवान ने 13-20 निकाले थे। इसका मतलब है बजटेड फिक्स कॉस्ट सामने ना दिए हो तो पर यूनिट दिए हुए हैं, ये रेट दिया हुआ है उसमें आपको निकाल के। इसीलिए तो उसने इंग्लिश लिखी है कि बच्चे को ये बात याद रह जाए कि ये पर यूनिट जो निकला है वो रेट से निकला है, तो रेट के अंदर बजटेड होते हैं। तो ये 13-20 बजटेड थे। पता है आपको ये मैंने क्या किया? ये मैंने एक्चुअली मैंने रेट को रिवर्स कैलकुलेट करके, किसको रिवर्स कैलकुलेट करके? रेट को। मेरे पास रेट था 88 रुपए का, इधर से बैक गया हूं तो ये 13,20,000 मेरे पास आ गए बजटेड। रिवर्स कैसे गया हूं वो मैंने आपको ऊपर करके दिखा दिया हुआ है। एक्चुअल फिर क्या होंगे? 13-20 ही होंगे ना, क्योंकि एजम्पशन है ना दिए अलहदा से एक्चुअल, तो बजटेड के बराबर ही होंगे। घुमाने वाला नहीं है, वो डाटा सामने नहीं है आपके। आपने लिखा नहीं ना, मैंने ये लिखा है। ये जो मैंने हरकत फरमा ली थी, मैंने अपनी जिंदगी आसान कर ली हुई है। ये सब कुछ जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने अपनी जिंदगी आसान की है। ये सवाल को सीधा करने के लिए होती है चीजें। कि सवाल में ये 88 रुपए दिया हुआ है, इसका मतलब ये 88 निकला कैसे? जो कल मैंने चौथा सवाल आपको घर से करने के लिए दिया उसमें भी यही है, पर यूनिट दिया हुआ है, टोटल नहीं है फिक्स कॉस्ट। 2,64,000 अंडर है ओवर है? मेरे ख्याल से अंडर ही होगा शायद। एब्जॉर्ब कम है ना, अंडर है। इसको ऐड करना है कॉस्ट ऑफ सेल में। इसको कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर ऐड करें 264। चलो, बट टाइम भी खत्म हो गया अब। तो ये अंडर एब्जॉर्ब है। 264 ऐड करें जी। 135 माइनस करें सेल में से
सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, $7,265 माइनस दिस वन 2,145, तो 5,1 ये प्रॉफिट है। लो जी, इस सवाल में लर्निंग ये थी कि ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट भी खुद निकालनी पड़ी, क्लोजिंग की भी खुद निकालनी पड़ी। लर्निंग नंबर 2, इस सवाल में मैथमेटिक्स करके इस्तेमाल हमें करंट ईयर की कॉस्ट से पिछले साल की कॉस्ट पर यूनिट भी निकालनी पड़ी। लर्निंग नंबर 3 के फिक्स्ड एफओएच बजटेड भी नहीं दिए हुए थे सवाल में, पर यूनिट दिए हुए थे, तो वो कोई मसला नहीं, रिवर्स करके चले जाओ बजटेड पे। बजटेड और एक्चुअल सेम करने के लिए बजटेड तो निकालो ना, बजटेड एक्चुअल सेम करने के लिए क्या निकालो, और वो बजटेड कौन से निकलेंगे, जो रेट दिया हुआ था उसको रिवर्स करके। बस ठीक है, नमाज पढ़नी है दूसरा, वैसे भी टाइम बहुत हो गया है, ठीक है, घर जाना होगा। तो अब आपका ये, इसको मुकम्मल आपने करना है, ड्यूटी आपकी है सवाल। हाँ, मार्जिनल से, इसका मतलब है 8वां सवाल भी ऐड हो गया, आज काम ज्यादा है, कल छुट्टी भी है। चलो बस, ओके, अल्लाह हाफिज। सारा दिन कॉस्ट की है, तो ये दिन आपको पे करेंगे।